यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मंथन को लेकर 3 जुलाई को संसदीय कमेटी की बैठक होने वाली है। लॉ कमीशन को भी इस बैठक में बुलाया गया है। बताया यह जा रहा है कि सभी की राय मांगी जाएगी और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। मीटिंग में 31 सांसद कमेटी के सभी मेंबर्स शामिल होंगे। सभी से यूसीसी पर उनकी राय मांगी जाएगी और उन पर विचार किया जाएगा। यूसीसी बिल इस संसद के मॉनसून सत्र में भी आ सकता है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी यूसीसी का सैद्धांतिक तौर पर समर्थन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का कोई मतलब नहीं है, इसका औचित्य नहीं है। सुनिएगा। यूसीसी का सैद्धांतिक रूप से हम समर्थन करते हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है, लेकिन हमारा ये मानना है कि इसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए सभी दलों, गैर राजनीतिक, राजनीतिक, सभी संप्रदाय के लोगों से, सभी पक्ष विपक्ष से, सबसे डिस्कशन होना चाहिए। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो उस आनंद मैरिज एक्ट का क्या औचित्य होगा? इसी तरह से हिंदू धर्म में ही अलग अलग पद्धतियां हैं जिसके तहत विवाह होते हैं, जिसके तहत इनहेरिटेंस और बाकी चीज़ों को मुकर्रर किया जाता है। और भारत के कानून में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो सही, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है और जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है वो अपने आप में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का औचित्य क्या है? ये तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ डॉग विसल, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू द अदरनेस ऑफ द अदर। इसका कोई औचित्य नहीं है। ये ध्रुवीकरण का एक और मसौदा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अभिषेक, इस मीटिंग के बारे में बताइएगा और लॉ कमीशन भी इसमें रहेगा। हालांकि सुझाव मांगे गए हैं सभी से। हमने देखा जब ये खबर आई थी, प्रधानमंत्री ने जब ये स्टेटमेंट दिया था तो ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी रातों रात मीटिंग की थी 3 से 4 घंटे की। तो यकीनन वो अपने भी जो उनके सुझाव है वो भी रखेंगे। सबसे पहले इस मीटिंग के बारे में बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, कार्मिक लोक शिकायत न्याय और कानून की स्थायी पार्लियामेंट्री कमेटी है और इसके चेयरमैन है सुशील मोदी। क्योंकि चेयरमैन है तो अध्यक्षता वही करेंगे। 3 तारीख को इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक बैठक बुलाई है जिसमें यूसीसी को लेकर चर्चा होगा और इसमें यह तय किया जाएगा कि अब इसमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। आपको बता दें कि इस पार्लियामेंट्री कमेटी में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद दोनों होते हैं। रूलिंग पार्टी के और विपक्ष के, दोनों पार्टी के मिला के ये सदस्य होते हैं। और इसके अलावा जो लॉ कमीशन है उसके भी सदस्य यहाँ पर मौजूद रहेंगे और एक विस्तृत चर्चा होगी कि किस तरीके से और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स है, किन राज्यों में क्या दिक्कत है। क्योंकि देखिए, लगभग कई राज्यों की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। जैसे मध्य प्रदेश ने अपनी ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर ली है, उत्तर प्रदेश ने कंप्लीट कर ली है, उत्तराखंड ने कंप्लीट कर ली है, असम ने कर ली है। तो ये जो ड्राफ्टिंग है, उस ड्राफ्टिंग में दिक्कत क्या आ रही है, राज्य सरकारों की तरफ से क्या फीडबैक है, लोगों की तरफ से क्या फीडबैक है। 14 जून तक आम लोगों से भी उस पोर्टल पर सुझाव मांगे गए। तो ये तमाम सुझावों को लेकर जो कमेटी काम कर रही है उसको लेकर एक ये बैठक है और ये जो पूरी विस्तृत रिपोर्ट है ये संसद में रखा जाएगा, स्पीकर के सामने रखा जाएगा और उसके बाद तय होगा कि इसमें कैसे आगे बढ़ना है। जानकारी ये भी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि इस बार मानसून सत्र में यूसीसी को लेकर बिल लाया जा सकता है दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन उससे पहले जो स्टैंडिंग कमेटी है वो विस्तृत चर्चा करेगी, क्योंकि वो उसका काम है। स्टैंडिंग कमेटी इसीलिए होती भी है और इसमें दोनों दलों के सांसद जो होते हैं वो सदस्य होते हैं और चर्चा करने के बाद जो अपनी विस्तृत रिपोर्ट है वो लोकसभा में वो संसद में रखी जाएगी। जी, इस मीटिंग में आपने जिक्र तो किया, लेकिन सभी की रायशुमारी भी उतनी जरूरी है क्योंकि नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं। अभिषेक, कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि दरअसल ये जल्दबाजी में दे दिया गया एक स्टेटमेंट है क्योंकि विपक्षी एकता की काट ढूंढनी थी। और देखिए हुआ भी क्या कि आम आदमी पार्टी सैद्धांतिक तौर पर समर्थन करती है, तो कांग्रेस और बाकी कुछ दल हैं उनके नेताओं के स्टेटमेंट्स अलग हैं। तो क्या ये भी एक पॉलिटिकल मैसेजिंग की लड़ाई है? ग्राउंड पर यूसीसी इतना आसान नहीं है। आपको स्टेट्स के, वहां की आबादी के, वहां की जो जिस तरह की आबादी है उसके सेंटिमेंट सभी को समझना होगा। ग्राउंड पर तो समझना ही होगा आपको।
देखिए, यूसीसी अगर सिर्फ कह दे कि एक समुदाय को लेकर अगर बात की जाए कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए लेकर लाया जा रहा है तो ये गलत है। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट पर भी यूसीसी का उतना ही प्रभाव पड़ेगा जितना मुस्लिम मैरिज एक्ट पर पड़ेगा, जितना कि और जो लोग हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे वो कोई भी हो, सबके ऊपर यूसीसी का अलग प्रभाव पड़ेगा। और जिस तरीके से लगातार बीजेपी ये कहती आई है कि एक देश एक कानून, एक देश एक नियम होना चाहिए, और बीजेपी ने हमेशा अपने शपथ पत्र में, अपने मैनिफेस्टो में ये यूसीसी का जिक्र किया है। उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने 27 तारीख को अनाउंस किया था कि यूसीसी आना चाहिए, और यूसीसी को लेकर जो भ्रांतियां हैं, जो गलतफहमियां हैं जनता के अंदर या और तमाम लोगों के अंदर, उसको बीजेपी दूर करेगी। तो ये पूरी कोशिश होगी बीजेपी की कि वो इस बार मानसून सत्र में खुल के डिस्कशन कराए, सवाल ले विपक्ष के सवालों का जवाब दे। ये पूरी तैयारी बीजेपी और उसके जो मंत्री हैं और तमाम जो संसद सदस्य हैं वो करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो सवाल अपने तैयार करेगा कि इससे क्या नुकसान होंगे और राज्यों को क्या समस्याएं हो रही हैं और आम जनता को क्या समस्याएं। ठीक है अभिषेक, आप रहिए हमारे साथ, हम इस पर और बातचीत करेंगे। बीजेपी की तरफ से शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु जी, ठीक है शुभेंदु जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, हमने पहले भी चर्चा की थी, उस पर बात की थी, और सभी को भरोसे में लेना होगा। अगर ये मैसेज जा रहा है कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इसमें हर वर्ग का, हर धर्म का मसला है। तो जरा इस पर बताइएगा कि कोई तो रोड मैप होगा ना, कोई तो ड्राफ्ट आप लोगों के पास होगा, कुछ तो होगा पेपर पे कि हम इस प्लानिंग के तहत आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसके लिए बहुत सारे सजेशन मंगाए गए हैं, और ये जो सजेशन है, उनकी रिक्वेस्ट है, उनके कुछ दिक्कत भी है इस तरीके के, तो वो सब अपने को 13 जुलाई तक सबको आएंगे। अर्जुन मेघवाल जी जो लॉ मिनिस्टर हैं हमारे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही बताया कि ये जो यूसीसी है ये कोई छोटा विषय नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं है। हाँ, सभी लोगों को पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि इसकी आवश्यकता है, और यदि ये समझ में आ गया कि इसकी आवश्यकता है तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, सबके किस तरीके से सजेशन लिए जाए, इसको कैसे किया जाए, और उससे किसी एक संप्रदाय को या किसी एक धर्म को लेकर ये इतना बड़ा कानून नहीं बनाया जा रहा है, ये सभी लोगों को मिलाकर एक कानून बन रहा है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम समाज के कुछ नेताओं ने जवाब देना चालू किया है टीवी चैनलों पर और उसका नेगेटिव रिस्पांस देना चालू किया है, मेरे को लगता है उनको पढ़ने की आवश्यकता है, और आने वाले देश के लिए ये कानून एक हो इसकी आवश्यकता भी है। शुरुआती समय से जब से संविधान बनाया गया है तब से इसकी आवश्यकता पर बल दिया गया था। धीरे धीरे करके अब ऐसा समय आया है कि हम सब लोग बैठ के बैठे और इसमें अपने व्यू देकर इस कानून को बनाएं। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि नेगेटिव कमेंट्स आने लगे, क्या ये नेगेटिव कमेंट्स ही बीजेपी को सूट करेंगे इलेक्शन में? ये भी मैं, क्योंकि पोलराइजेशन की बात हो रही है, ये बड़ा आरोप लग रहा है और मुद्दों से भागने का आरोप लग रहा है। मैंने पिछले दिनों भी जब आपसे चर्चा की थी तो मैंने कमलनाथ जी का स्टेटमेंट कोट किया था, क्योंकि भोपाल में स्टेटमेंट दिया गया था। मैं एक मिनट आपसे बात करूंगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अनुज अत्रे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज अत्रे जी, बीजेपी के 24 के मैनिफेस्टो में तो ये होगा नहीं, अभी तो चर्चा है। 14 के मैनिफेस्टो में, 19 के मैनिफेस्टो में, उत्तराखंड में आपने देखा पुष्कर सिंह धामी इलेक्शन से पहले बार बात करते हैं और अभी भी वहां पर कि ठीक है इस पर काम हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि पोलराइजेशन के लिए है, ये मुद्दों से भागने की कोशिश है, क्यों ऐसा लगता है? अनुज अत्रे जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है, शायद कोई तकनीकी खराबी, एक बार फिर से हम चेक करेंगे। लेकिन शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, ये सवाल मैं आप ही के पास ले आती हूं फिर से। मैनिफेस्टो में होना और ग्राउंड पर आना, क्यों ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि आप यही चाहते हैं नेगेटिव कमेंट्स हों और वो सूट करेगा बीजेपी को? क्यों ये आरोप लग रहे हैं? देखिए, धारा 370, राम जन्मभूमि का मसला, ट्रिपल तलाक, ऐसे कई मुद्दों पर हमको निगेटिव स्टेटमेंट्स मिले हैं हमारे विरोधियों की ओर से, पर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया। ऐसे ही ये है। मैं चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चाहती है इस विषय के ऊपर अपने सजेशन दें, ना कि निगेटिव करने का एक प्रोपेगेंडा चलाया जाए। सजेशन मांगे गए हैं,
सभी लोगों को सजेशन आने के बाद सभी धर्मों की बैठकें होगी और उसके साथ ही सभी सर्वदलीय बैठक होगी। तो उसमें किसी को कोई पॉइंट है, कुछ निगेटिव लग रहा है, उससे किसी को नुकसान हो रहा है या किसी पर्टिकुलर ट्राइबल एरियाज को कोई नुकसान हो रहा है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इसको बनाया जा रहा है। मेरे को लगता है कि ये कानून बन जाने से देश को काफी फायदा होगा। एक कानून बनेगा और बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं, हमने पिछली डिबेट्स में भी आपके यहाँ पे कहा था कि बहुत सारी ऐसी विसंगतियां हैं, न केवल मुस्लिम समाज में, हिंदू समाज में भी और हिंदू समाज के ट्राइबल एरियाज में भी, उन सबको ठीक करने के लिए ये कानून लाना ज्यादा ठीक है। आप रहिए हमारे साथ। अनुचित्रा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूं। अनुज जी, मेरा प्रश्न आपसे ये था कि 2014 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये रहा प्रायोरिटी बेसिस पर, प्राथमिकता जिसे कहते हैं, 19 में भी रहा। मैंने उत्तराखंड का जिक्र किया, अलग अलग स्टेट्स में ये जरूर इस विषय पर बात करते हैं। अभी आपको क्या लगता है कि विपक्षी एकता की काट पे तौर पर जल्दबाजी में ये मुद्दा रख दिया गया? कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के स्टेटमेंट्स हैं, मुद्दों से भटकाने की कोशिश हो रही है, पॉलराइजेशन जैसी बातें हो रही हैं, और अब हर आप सिख, ईसाई, अलग अलग जो आदिवासी कम्युनिटीज हैं, सबके अधिकारों का आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको लग रहा है कि ये जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला है? सोची समझी साजिश के तहत लिया हुआ निर्णय है, कोई जल्दीबाजी में नहीं लिया हुआ। ये इंतजार किया गया था कि जैसे जैसे चुनावी वर्ष आएगा, ये बीजेपी के एजेंडा में चीजें शामिल हैं, ये विषय शामिल हैं। अभी और भी एक दो एजेंडा हैं इनके जो आपके सामने आएंगे, पूरे देश की जनता के सामने आएंगे, क्योंकि जो ये चुनाव जो आ रहा है, तो ये चुनाव प्रॉमिसेस वर्सेस परफॉर्मेंस के ऊपर होना है, ये भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी जानती है। प्रॉमिसेस तमाम 2014 के चुनाव में किए गए, 2019 के चुनाव में किए गए, 2022 की पार्टी ने, इन्हीं की सरकार ने बहुत सी चीजों की डेडलाइन रखी थी कि 2022 तक इस देश की जो अच्छे दिन का वायदा किया था, सपनों का भारत दिखाने का वायदा किया था, कि वो सब पूरा हो जाएगा। लेकिन विडंबना ये है और दुर्भाग्य ये है कि देश का, कि वो सब चीजें पूरी होती तो दूर की बात है, जो 2014 से पहले के दिन थे उससे वहां तक भी नहीं है मेंटेन कर पाता देश को। बहुत बुरे दिन दिखाने का काम इनकी सरकार ने किया है। तो अब मुद्दों से ध्यान कैसे भटका जाए, विषयांतर कैसे किया जाए? विषयांतर ऐसे ही होगा। यूसीसी, आप ये लिख ले लीजिए, ये यूसीसी नहीं लाएंगे। आप 2024 के चुनाव से पहले अगर यूसीसी देश में लागू हो गया तो आप जो कहें मैं आपकी मान लूंगा। ये शुभेंदु जी बैठे हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, इनकी सरकार नहीं लाएगी। ये केवल सनसनी फैलाएंगे, इस देश में विवाद पैदा करेंगे, नफरत का जहर घोलेंगे। यही उनका मुद्दा है, यही उनका ध्येय है। क्योंकि मैं बात करूं, अगर यूसीसी की बात करूं, तो आज क्या भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर दे, देश में 2 संविधान, 2 विधान, 2 कानून चलेंगे। यूसीसी को लेकर के केंद्र सरकार के इनके कानून मंत्री, उनको जिनको रातों रात अभी पीछे हटा दिया, किरण रिजिजू जी को, बिना किसी कारण के। 2020 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है एफिडेविट देकर के कहा था 12 पेज का, कि ये राज्य सरकारों का विषय नहीं है, इस पर केंद्र सरकार कर निर्णय करेगी। और पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि ये कहीं ना कहीं बहुत एक जटिल विषय है। उस समय भी लॉ कमीशन ने जो रिपोर्ट अपनी 2018 में दी थी कि ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसको नहीं छेड़ा जाना चाहिए। लेकिन 2023 में इसको लाया गया है। और वहीं जब ये केंद्र सरकार कहती है कि ये पार्लियामेंट का सब्जेक्ट है, पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, और बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों से गुजरात और उत्तराखंड में चुनाव के समय समितियां बनाती है। उत्तराखंड की सरकार आज अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब आप ये बता दीजिए कि सरकार को कमेटी बनाने का क्या अधिकार है, जबकि सरकार बोलती है कि ये तो विषय जो है पार्लियामेंट का है। तो क्या ये राज्यवार यूसीसी लेकर के आएंगे और सेंट्रल यूसीसी एक अलग आएगा? ये पहले स्पष्ट तो करें। मैं इस पर जरूर जवाब लूंगी। घनेंद्र भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से। घनेंद्र भारद्वाज जी, एक बात बताइए, यदि आप इसका समर्थन कर रहे हैं सैद्धांतिक तौर पर आम आदमी पार्टी, तो वो कौन से ऐसे बिंदु रहे जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं यूसीसी होना चाहिए? और ये सवाल इस वजह से क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है और पंजाब में हम सभी जानते हैं जो सिखों की शादी से संबंधित कानून है, आनंद विवाह अधिनियम, तब्दीलियां फिर उसमें भी होंगी। ये अगर कोई सोचता है कि सिर्फ मुस्लिम, तो मुझे लगता है कि उसे यकीनन इसको पढ़ने की जरूरत है। तो आपको ऐसा बिंदु लगा कि आपने कहा कि नहीं, हम इसके साथ हैं? क्योंकि वहां पर आपको पंजाब में जवाब देना होगा। भारद्वाज जी, घनेंद्र भारद्वाज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
ठीक है, शायद आवाज नहीं जा पा रही, जैसे जुड़ेंगे हम बात करेंगे। ऐसे ही पारसी धर्म को लेकर अलग नियम है, मुस्लिम्स की हम बात कर रहे हैं, ईसाइयों की बात कर रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, क्या ये मुद्दा, जब हम सिविल कोड की बात करते हैं, सिविल विषय होते हैं, आपकी शादी हुआ, तलाक हुआ, आपकी जमीनों के मसले हुए, बंटवारा कैसे हो बेटे और बेटी के बीच में, इस तरह की सारी चीजें, ये इन सब से परे राजनीतिक मुद्दा बन गया और इसी वजह से इसकी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, अनुज अत्रे जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो प्रश्न का जवाब आप पूछना चाहती हैं। मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले तो वो ये बताएं कि ये वो कांग्रेस सैद्धांतिक रूप से इसके पक्ष में है या नहीं है, साफ साफ क्लियर करें। उस पर अभी तक इन्होंने कोई अपना क्लियर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। दूसरा, इसको लाना है और यो कह रहे हैं कि ये खाली दिखाने के लिए है, नहीं लाएंगे, लिख के देख लीजिए, लिख के ले लीजिए। अनुज अत्रे जी, ऐसे ही स्टेटमेंट धारा 370 पे भी आप कह रहे थे, इसी तरीके के स्टेटमेंट आप राम मंदिर पे भी कह रहे थे, इसी तरीके के स्टेटमेंट ट्रिपल तलाक के ऊपर भी कह रहे थे। हमने अपने शुभेंदु जी, एक चीज तो आप मानते होंगे, चाहे ट्रिपल तलाक का मसला हो, राम मंदिर का मसला हो या फिर कश्मीर 370 का जिक्र करें, वो इस विषय के सामने बहुत छोटे हैं। आप यकीन जानिए, वो स्पेसिफिक इश्यूज हैं। लेकिन जब एक सेकंड प्लीज, जब हम यूसीसी की बात करते हैं, इसमें पूरा देश जुड़ा हुआ होता है। कांग्रेस की सरकार थी, आपको याद होगा कि साबानो केस आया था और मेंटेनेंस का विषय आया था। कांग्रेस ने इस विषय को लेकर जनता के बीच में जब ये विषय गया तो घुटने टेक दिए थे। साहबानों का केस और ट्रिपल तलाक केस आप एक ही तरीके का केस समझ सकते हैं, दोनों की इंटेंसिटी एक ही टाइप की थी। पर उस समय पर कांग्रेस ने अध्यादेश लाके उस कानून को हटाया था, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हटाया था, और वहीं ट्रिपल तलाक के ऊपर हम कानून लाए थे और हमने बहुत पीसफुली उसको इम्प्लीमेंट भी किया। तो हमको इम्प्लीमेंट करना आता है, हमको राज्य में कैसा देश आगे बढ़े ये समझता है, और खाली ये सोचकर कि इन सब चीजों से डिस्टर्बेंस हो जाएगा, हम बड़े डिसीजन ना लें जो हमारी मैनिफेस्टो में है, जो देश की आवश्यकता है, तो भी गलत रहेगा। नहीं, बड़े डिसीजंस लीजिए, लेकिन भरोसे में लेना चैलेंज है। उसी पर तो बात हो रही है कि सबको कैसे राजी करेंगे। मैं आपकी बात का जवाब, अच्छा जल्दी से बोलिए, क्योंकि भारद्वाज जी जुड़ गए हमारे साथ। यही कह रहा हूँ कि अभी सबके सजेशन लिए गए हैं, फिर हमारी मीटिंगें चालू होंगी, उन सजेशन पे उनके रीजंस होंगे, हम उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, फिर सबको समझाकर सभी धर्मों को। या तो ऐसा होगा कि ठीक है, जो गेंद है वो स्टेट्स के पाले में डाल दी जाएगी, स्टेट्स अपना देखे, जैसे गोवा का अपना एक मामला है, गोवा में अपने हिसाब से चीजें चल रही हैं, तो या तो ऐसा होगा। पोर्चुगीज लॉ की हम बात करते हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? घनेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। हाँ, घनेंद्र भारद्वाज जी, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी यूसीसी का सैद्धांतिक तौर पर समर्थन करें, मैं सैद्धांतिक शब्द जानबूझ के बार बार बोल रही हूं क्योंकि यही शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो क्योंकि आप लोग पंजाब में भी हैं और वहां पर आनंद मैरिज एक्ट का हम जिक्र करते हैं जो सिखों की शादी से जुड़ा हुआ है, वहां पर आपकी भी जवाबदेही होगी, तो ऐसे कौन से बिंदु आपको लगे जिसमें आपने कहा कि नहीं हम इसका समर्थन करेंगे, बेशक अभी सैद्धांतिक तौर पर ही है, तो वो बिंदु रखिएगा जरा जनता के सामने। देखिए, इससे पहले भी हमारी पार्टी के सभी नेताओं ने, चाहे वो संदीप पाठक हो, चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे आतिशी जी हो, सौरभ जी हो, सबने इस चीज को बाकायदा लोगों के सामने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है कि संविधान की आर्टिकल 44 में इस बात का जिक्र है कि देश में एक समान कानून होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर प्रिंसिपली हम भी चाहते हैं और हम इस लॉ के साथ और संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ खड़े कि आर्टिकल 44 अगर कहता है कि देश में कानून होना चाहिए तो सैद्धांतिक रूप से उसके साथ है। लेकिन आर्टिकल 44 जो है साथ के साथ ये भी कहता है कि आपको सभी पक्षों से, सभी रिलीजन से और जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो निश्चित तौर पर हमने सरकार से कहा है और यही कहा है कि आप पहले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सिख हैं, मुस्लिम है, ईसाई हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं, जो लोग भी हैं, आप उनसे एक बात करके एक व्यापक चर्चा करो और व्यापक चर्चा के बाद जो भी चीजें निकल के आती हैं उस पर आप एक ड्राफ्ट बनाओ और एक सर्वदलीय बैठक कराओ और सर्वदलीय बैठक करने के बाद ड्राफ्ट
तैयार जब हो, ड्राफ्ट में सारे स्टेक होल्डर्स की राय लेनी चाहिए, क्योंकि देश जो है कानून और संविधान से चलेगा, देश चर्चा से चलेगा, और संविधान में इस बात का जिक्र भी है। लेकिन हो क्या रहा है कि पिछले नहीं, तो आपने समर्थन करने में जल्दबाजी कर दी क्या? क्योंकि अभी तो ग्राउंड पर ऐसा कुछ आया नहीं, अभी तो सुझाव मांगे गए हैं। मैं देख रही थी लॉ कमीशन 14 से 15 जुलाई तक का समय है, अभी तो एक मीटिंग होनी है, तो आप लोगों ने क्या जल्दबाजी कर दी या आपको कॉन्फिडेंस में ले लिया गया? जीना जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि आर्टिकल 44 और संविधान जो कहता है, हम देश के संविधान और कानून के साथ मजबूती से खड़े हैं। हम क्या 130 करोड़ भारतीय इस देश के संविधान और कानून को मानने के लिए बाध्य हैं, लेकिन सरकार 9 साल तक, 9 साल हो गए सरकार को। आपने तो आज से थोड़ी है, बीजेपी आरएसएस के तो 1989 के मैनिफेस्टो से आप खोज लीजिए, हमेशा इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी है, और 9 साल से तो पूर्ण बहुमत की सरकार है। 9 साल से सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं करा। लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली हारे, पंजाब हारे, कर्नाटक हारे, हिमाचल हारे, और जिस तरीके से देश में इनको लग रहा है कि देश में आज लोग असल मुद्दों पे बात कर रहे हैं, असल मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं कि महंगाई का क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ, क्यों महिलाओं पे अत्याचार हो रहे, क्यों किसानों के ऊपर रोज लाठीचार्ज होते, क्यों किसानों उनका वाजिब हक नहीं मिल पा रहा, क्यों किस तरीके से। तो ये देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी अब इनसे ध्यान भटकाने के लिए अब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की को सामने लाई है। हमारा यही सवाल है, देश के लोगों का सवाल है, और उन लोगों का भी सवाल है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यूसीसी पर वोट करा था और अब से वोट नहीं करते आ रहे। वो कब से वोट 89 से लगातार वोट करते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हर मैनिफेस्टो में कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, लेकिन 9 साल से आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, आज तक आपने कुछ करा नहीं। लेकिन आज आपको लग रहा है कि आपकी जमीन हिल रही है, आपको लग रहा है कि देश के लोग अब आपसे देश के मूल मुद्दों पर सवाल कर रहे हैं, तो आप फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड ले। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के सब लोग साथ में, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन इसकी राजनीतिक मंशा और जो पॉलिटिकल इंटेंशन है, इस पे सवाल तो खड़े होते हैं कि 9 साल आप लोग सोए रहे, 9 साल आपने कुछ नहीं करा। आज 9 साल बाद कह रहे हो कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून लेके आएंगे। कानून लाओ, क्योंकि संविधान में लिखा है, लेकिन 9 साल आपने क्यों नहीं करा? और आज तक, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही 6 साल, तब आपने क्यों नहीं करा? ठीक है, आप रहिए हमारे साथ में। अनुज अत्रे जी, आपकी दोनों बातें आ गई। आप समर्थन करते क्योंकि संविधान का आप जिक्र कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आपको लगता है कि ये टाइमिंग और पॉलिटिकल इंटेंशन जो है ये एक बड़ा कारण है। अनुज अत्रे जी, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर कहां पर है? क्योंकि मैं आप दोनों के सवाल का फिर शुभेंदु जी से जवाब लूंगी, ये क्योंकि शुभेंदु जी पूछ भी रहे थे कि कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं करा, तो एक बार आप स्पष्ट कीजिएगा। हास्यास्पद है कि ये पार्टियों का स्टैंड स्पष्ट कर रहे हैं और लॉ कमीशन सुझाव मांग रहा है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जबकि कोई ड्राफ्ट अभी तक सामने नहीं लाए। या आप कुछ ड्राफ्ट पेश कीजिए, कोई सामने लेके आइए, राजनीतिक दलों से पार्लियामेंट में चर्चा कीजिए। मॉनसून सेशन आ रहा है, सरकार अपना एजेंडा में लाए, उसमें शामिल करे, कैबिनेट से पास करे, पार्लियामेंट में चर्चा कराए, निश्चित तौर पे वहां राय दी जाएगी। जब इनके खुद के कानून मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोला है, कोर्ट में एफिडेविट देकर के बोला है कि ये पार्लियामेंट का इशू है, तो आप ये टीवी चर्चाओं में कैसे राय मांग रहे हैं? आप बताइए, अपनी स्पष्ट कीजिए कि आप ये फॉर्मेट में हम यूसीसी लेकर के आ रहे हैं, इसमें ये चीजें ली जा रही है, ये चीजें छोड़ी जा रही है, निश्चित तौर पे राय दी जाएगी। क्यों नहीं राय देंगे? पार्लियामेंट में हमारे जनप्रतिनिधि किस लिए बैठे होते हैं? ये देश की सबसे बड़ी संसद किस लिए जनता की, ये बता दीजिए। चर्चा करने के लिए है, और आपके कहीं ना कहीं मंशा पे संशय है कि यूसीसी नहीं लाना चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ कि ज्वलनशील मुद्दे हैं देश में, उनको छेड़ा जाएगा, जिस तरह से भावनाएं भड़काई जाएंगी। आज मणिपुर जो है 2 महीने से ऊपर होने जा रहा है, चल रहा है, 200 से ऊपर लोगों की जानें चली गई, 50,000 से ऊपर लोग वहां पर पलायन कर गए हैं, जात के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चल रही है। आपके पास विदेश जाने की फुर्सत है, आपके पास मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान मेरा बूथ सबसे मजबूत करने की आपके पास प्रायोरिटी रहती है। गृह मंत्री जी बिहार में जाकर के चुनावी सभा करते हैं, इनके अध्यक्ष जाकर के राजस्थान में जो है अनर्गल झूठ बोल करके आते हैं, लेकिन मणिपुर के विषय में ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, कोई समय नहीं। शुभेंदु जी, कई तरह के सवाल तो उठ रहे हैं कुछ विषयों को लेकर, खामोशी जो है उस पर, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछती हूँ, क्या बीजेपी इस मामले में, देखिए आम आदमी पार्टी 2 बातें कहती है, वो साथ भी है, दूसरा ये कि आपकी मंशा पर सवाल, बीजेपी की मंशा पर सवाल, कांग्रेस भी यही कह रही है कि आप अपना ड्राफ्ट और जो बिंदु है वो स्पष्ट तो कीजिए। क्या बीजेपी इस विषय में सक्सेसफुल हो गई है कि ठीक है, ऑपोजिशन या बाकी जो दल है वो इसमें अब उलझे रहे, और रही बात अंत में, तो गेंद जो है स्टेट्स के पाले में फेंक दी जाएगी? नहीं, देखिए अनुज अत्रे जी ने, ये एक यूसीसी कोई ऐसा विषय नहीं है जो आज लाया गया है। वर्षों से भारत में इसकी आवश्यकता है
तो पहला तो कांग्रेस सीधा सीधा कहे कि वो यूसीसी के पक्ष में है या विपक्ष में है। अब उसका प्रारूप क्या होगा उस पर तो चर्चा की जा सकती है, पर उसको यही अभी तक कंफ्यूजन है कांग्रेस को, ना ही वो समझ पा रही है कि इसमें हाँ करे तो नुकसान है या ना करे तो नुकसान है। इस कारण कांग्रेस अपना पक्ष क्लैरिटी में नहीं रख पा रही है, बहाने लगा रही है कि अपना ड्राफ्ट लाइए, पार्लियामेंट में डिस्कशन करिए। अरे भाई अभी सजेशन मांगा गया है, यूसीसी कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई नया नाम है। आप अपने सजेशन दे दीजिए, पर वो आप दोगे नहीं, बाद में आप कहोगे कि हमसे पूछा नहीं गया। दूसरी चीज मेरा ये कहना है कि इसको राज्य इंप्लीमेंट करे या सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करे, या सेंट्रल गवर्नमेंट मॉडल बनाकर उनके ऊपर राज्यों को छोड़ दे कि जिसको इंप्लीमेंट करना है या करे, ये तो ड्राफ्ट आने के बाद और कानून से पास होने के बाद बनेगा। ना ही मेरे को मालूम है कि ड्राफ्ट में क्या है, परंतु ये हमको देखिए, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। जब आपको ही मालूम नहीं है तो ये फिर तो यही हो गया ना कि जल्दबाजी हो गई। जल्दबाजी हो गई शुभेंदु जी, थोड़ा सा होमवर्क कर लिया जाता तो बेटर नहीं था? काउंटर करते ना फिर आप पैनल के बाकी मेहमानों को। आएगी वही जिन्नत जी, वो भी पोजीशन आएगी। अभी सजेशन मंगाकर ड्राफ्ट को तो सजेशन मंगा लेते हो, उसके बाद इस स्टेटमेंट को देते, क्योंकि हुआ ये कि स्टेटमेंट आ गया तो उधर अलग अलग जो धार्मिक संगठन है वो मीटिंग करने लगे, विपक्ष लगातार आपको घेरने लगा। अब वो अलग प्रश्न है कि ये बैकफायर कर जाएगा या नहीं, या फिर इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं। बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय ही इतना ही था आप लोगों से बातचीत का, लेकिन ये विषय तो शुरू हुआ है अभी तो इस पर चर्चा होगी और लंबा चलेगा। ये जान लीजिए, राम मंदिर हो, ट्रिपल तलाक हो या फिर कश्मीर हो, वो यूसीसी के सामने बहुत छोटे मुद्दे हैं। सियासी तौर पर बेशक अपने समय में बड़े रहे होंगे, लेकिन यूसीसी बहुत बड़ा विषय है, बहुत जटिल विषय है जिस पर